हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। फ्रेंड्स, यूपी एलटी ग्रेड जीएस जीके में ये हमारा 15वां क्लास है। ये क्लास आपके लिए एलटी ग्रेड और जीआईसी दोनों के लिए है, क्योंकि यहाँ पे एलटी ग्रेड जीआईसी डाइट और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर सबके प्रीवियस ईयर कवर किए गए हैं। बाकी कमेंट में मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम क्या इस सीरीज़ में प्रैक्टिस सेट भी है या सारे प्रीवियस ईयर ही हैं। तो आपको बता दें, इस सीरीज़ में टोटल 51 सेट्स हैं, जिसमें कुछ सॉल्व पेपर हैं यानी कि प्रीवियस ईयर हैं, और कुछ जो हैं वो प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। जो लोग एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनका कुछ का तो 6 और 7 दिसंबर लगा है, कुछ का 17 जनवरी है। बाकी तब तक हमारा ये बुक जो है वो कवर हो जाएगा। आज हमारा ये लेक्चर जो है लेक्चर नंबर 15 है। अगर नहीं हो पाता है और जो लोग जीआईसी का फॉर्म फिल करें उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग भी इस वीडियो को ज़रूर देखें। कोई क्वेरी कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। आज हमारा ये जो सीरीज़ है ये यूपीपीएससी डाइट प्रवक्ता भर्ती 2014 का जो आया हुआ क्वेश्चन है उसका है, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। एक कमेंट आया था कि मैम जो आप एक्सप्लेन करती हैं उसको जो है दिखा के एक्सप्लेन किया करिए, यानी जब मैं ये वाला पोर्शन पढ़ाती हूँ तो मैं आपको ये जो यहाँ पे लिखा है ये दिखा के पढ़ाऊँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूँ कि बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताती हूँ वो यहाँ पे नहीं लिखा होता है, ठीक है। आपके कहने से मैं आपको जो है ये वाला पोर्शन जो एक्सप्लेनेशन का पार्ट है ये आपको दिखा के जो है वीडियो में बनाऊंगी, लेकिन जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो आप एक कॉपी पेन लेके नोट कर लिया करिए, ठीक है। क्योंकि देखिए, जैसे कि ये पहला क्वेश्चन ही है, इसमें 2020 का पूछा गया है, 2020 से रिलेटेड है। और देखिए यहाँ पे आपको जो है एक्सप्लेनेशन में भी 2020 का ही है। अब जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी तो मैं इसको 2025 से रिलेट करके हुए बनाऊँगी, या किसी एक्स्ट्रा टॉपिक के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊँगी। तो इन सब के लिए आप एक कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जिससे आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसके बारे में भी मैं प्रैक्टिस करवाती चलती हूँ ना, तो उसको आप एक कॉपी पेन लेके लिख लिया करिए। बाकी आप लोग के अनुरोध पे ही अब जो है एक्सप्लेनेशन दिखा के ही वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। बाकी कोई क्वेरी हो, कुछ और कहना हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, अभिलेख विजन 2020 फॉर इंडिया संबंधित है कृषि विकास से, औद्योगिक विकास से, आर्थिक विकास से या गरीबी उन्मूलन से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थिक विकास से। यहाँ पे देखिए, अभिलेख विजन 2020 फॉर इंडिया का संबंध आर्थिक विकास से है। यह भारत के भूतपूर्व यानी कि पहले के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तावित योजना है। इसका उद्देश्य 2020 तक भारत को विकसित करना। एसपी गुप्ता को विजन 2020 से संबंधित है। अगर पूछा जाए एसपी गुप्ता किससे संबंधित है तो यह विजन 2020 से संबंधित है। इसका जो उत्तर है वो आर्थिक विकास से है, लेकिन आपको बता दें इस बुक में साफ साफ लिखा आयोग ने इस उत्तर का जवाब गरीबी उन्मूलन से माना है। आप क्या मानते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या सही लगता है, कि आयोग ने गलत जवाब माना है कि आयोग का जवाब जो है वो सही है। बाकी बात करें हम लोग, ये जो विजन था कि विजन 2020 फॉर इंडिया, ये दृष्टि मतलब इस दृष्टि में ग्रामीण शहरी अंतर को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करना, गरीबी उन्मूलन करना, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई लक्ष्य शामिल थे, ठीक है। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो विकसित राष्ट्र बनाना, आर्थिक विकास, सुशासन, गरीबी और अशिक्षा उन्मूलन और सामाजिक असमानता। इस बुक में जो लिखा हुआ है ये ऑप्शन सी माना है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर इन सब चीज़ों को एक साथ रखा जाए तो ऑप्शन सी ही सही रहेगा कि राष्ट्र का विकास भी हो रहा है, आर्थिक विकास पे भी जोर दिया गया, गरीबी उन्मूलन पे भी जोर दिया गया है, सुशासन, सामाजिक समानता। अगर यहाँ पे ऑप्शन होता नन मतलब मोर ऑफ वन अबव तब तो ठीक होता, लेकिन मोर ऑफ वन अबव का ऑप्शन नहीं दिया, तो ऑप्शन सी ही मेरे अकॉर्डिंग सही है। आप क्या सही मानते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेत्रहीनता को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक पहल है। इसका उद्देश्य 2020 तक सभी के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करना था, ठीक है। एक विजन था विजन 20 इंडिया, इसमें जो था नेत्रहीनता को समाप्त करना था, ठीक है। उसके बाद एक और विजन था भारतीय गैंडा विजन 2020, इंडियन राइनो विजन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। यह एक संरक्षण पहल थी जिसका लक्ष्य भारतीय गैंडों की आबादी को 2020 तक 2000 तक बढ़ाना था, ठीक है। अब हम लोग अगर बात करें विजन 2025 की यानी 2025 की, ये 2020 का पूछा है। अब अगर आपसे पेपर में पूछेगा तो 2025 का पूछेगा। ये जो 2025 का है ये विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग योजनाओं को संदर्भित करता है, जिसमें अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में वैश्विक नेतृत्व और हाइड्रोकार्बन विजन 2025 जैसी रणनीतियां शामिल हैं, ठीक।
2025 में ऊर्जा सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। भुगतान विजन 2025 भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इसमें आप सब मिला के कह सकते हैं कि विजन 2025 जो है ये ऊर्जा नियंत्रण पर और अंतरिक्ष पर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? NH2, NH5, NH7 या NH8? तो उस समय इसका सही जवाब NH7 था जब ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। लेकिन वर्तमान में बात करें कि सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा NH44। NH44 इसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 4111 वर्तमान में है। जब ये प्रिंट हुआ था तब भी ये गलत है। वर्तमान की अगर बात करें 112 ये वर्तमान में है। ये श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। यह राजमार्ग जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर के जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक पहुंचाता है। यह टोटल कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो यह टोटल 11 राज्यों से होकर गुजरता है। कितने राज्यों से? 11 राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, इसे ही पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के नाम से जाना जाता था, इसीलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब इसकी जब लंबाई बढ़ी तो इसका नाम चेंज करके NH44 कर दिया गया है। इसी को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के नाम से भी जाना जाता था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2014-15 में विश्व का कौन सा देश दुग्ध उत्पादन पर प्रथम स्थान पर था? भारत, US, डेनमार्क, चीन? अब ये 2014-15 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा कि भारत जो था वो 2014-15 में दुग्ध उत्पादन पे नंबर 1 पे था। हाल ही में FAO द्वारा यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादक देश भारत है। इसके बाद दूसरे व तीसरे नंबर पे अमेरिका और चीन है। ये जो भारत है ये 1998 से 1998 से लगातार पहले नंबर पर बना हुआ दुग्ध उत्पादन में। 2025 में 2014-15 में या कहे 1998 के बाद किसी भी सन से पूछ लिया जाए तो इसके बाद ही लगातार ही भारत जो है ये प्रथम स्थान पर रखा है। ठीक है, प्रथम स्थान पर ही है। भारत का डेयरी क्षेत्र विश्व दूध उत्पादन में 25% इकलौता अपने पास रखता है। 25% या इससे अधिक कहें तो अकेला भारत दुग्ध उत्पादन करता है। अगर भारत में भी पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन कहाँ होता है तो भारत के हरियाणा में। ठीक है, भारत के हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस देश में राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल? कहाँ पे जो है राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। श्रीलंका इस समय विवादों में है, आप सभी ने देखा होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका ऐसा देश है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन है। ठीक, अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है संघीय सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में या फिर शेष शक्ति सूची में? इसका सही जवाब ऑप्शन सी यानी कि समवर्ती सूची में। शिक्षा जो है एक समवर्ती सूची में शामिल है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया। इससे पहले यह राज्य सूची में शामिल था। समवर्ती सूची क्या होता है? तो समवर्ती सूची जो होता है इसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। ठीक है, यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को होता है। ऐसे को समवर्ती सूची में रखा जाता है। अगर बात करें ये समवर्ती सूची की चर्चा कहाँ पे है तो भारतीय संविधान के जो भारतीय संविधान है इसकी 7वीं अनुसूची में राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, किसमें? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यह बात कहाँ लिखा है कि भाग 7 में इनके बारे में बताया गया? तो आर्टिकल नंबर 246 यानी कि आर्टिकल नंबर 246 में स्पष्ट रूप से भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची से संबंधित है, बताया गया है। स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची को सूचीबद्ध किया गया है। ठीक, आर्टिकल नंबर 248 क्या कहता है? तो आर्टिकल नंबर 248 जो है यह अनुच्छेद अवशिष्ट शक्तियों से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि जिन विषयों का उल्लेख संघ या समवर्ती सूची में नहीं है उन पर कानून बनाने की विशेष शक्ति केंद्र के पास होती है। ठीक, समझ में आ गया? तो ये किस में लिखा है? 248 में, यानी कि जिन विषयों का उल्लेख समवर्ती सूची में नहीं है, संघ सूची में या समवर्ती सूची। संघ सूची क्या होती है? जो केंद्र के लिए हो। और केंद्र कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे केंद्र मतलब संघ सूची में उसके बारे में नहीं लिखा, समवर्ती में भी नहीं लिखा है, तो उस पर विशेष कानून जो है वो केंद्र सरकार बना सकती है। बाकी संघ सूची क्या होता है? इसमें वे विषय शामिल होते हैं जिन पर केवल संसद कानून बनाती है। राज्य सूची में वे विषय शामिल होते हैं जिसमें विधानमंडल
बनाती है, और समवर्ती सूची में जो होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि दोनों जो है संसद और विधानमंडल दोनों बनाते हैं। अगर कभी ऐसा हो गया कि दोनों में टकराव हो गया कि कौन जीतेगा, किसका कानून ज़्यादा पारित होगा, तो केंद्र सरकार द्वारा यानी संसद द्वारा बनाया कानून जो है वो ज़्यादा पारित होगा। अगर बात करें संघ सूची में, तो संघ सूची में 100 विषय हैं, टोटल 100 विषय। राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय जो हैं इंक्लूडेड हैं, ठीक है। संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन है? ओपी कोहली, केसरीनाथ त्रिपाठी, कप्तान सिंह सोलंकी या राम नायक? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो उस समय के हिसाब से ऑप्शन बी हो जाएगा, केसरीनाथ त्रिपाठी, क्योंकि ये 2022 में जो है नए राज्यपाल बने थे। लेकिन वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पश्चिम बंगाल के कौन है राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है, तो क्या नाम है उनका, पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल है उनका नाम है सी वी आनंद बोस। ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, आप सभी को पता है। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन है? सी आनंद बोस हैं। ये कब बने राज्यपाल? तो ये बने थे सी आनंद बोस 23 नवंबर 2022 को, ठीक है। और ये जो थे ये जुलाई में कार्यभार संभाले थे, और उसके बाद जो है इन्हें वर्तमान में जो है ये हैं सी आनंद बोस। एक मिनट रुक जाइए। इसमें जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय कप्तान सिंह सोलंकी राज्यपाल हुआ करते थे। देखिए यहाँ लिखा है प्रश्नकाल के समय कप्तान, देखिए उससे भी हमको कोई मतलब नहीं। केसरीनाथ त्रिपाठी थे, कप्तान सिंह सोलंकी थे, कौन थे, इससे सबसे हमको कोई मतलब नहीं है। हमने सही बताया ये थे उस समय, लेकिन वर्तमान में कौन है हमें ये जानना है। वर्तमान में कौन है? तो सी आनंद बोस वर्तमान में है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ से हमसे गड़बड़ी हो गई, एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि वर्तमान में कौन है। सी आनंद बोस है पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल, ठीक। अगर बात करें इस समय बिहार की राजनीति जो है वो बहुत ज़्यादा गरमाई हुई है। अगर बात करें बिहार में 2025 में कौन है राज्यपाल, तो बिहार में जो है ये आरिफ मोहम्मद खान है। आरिफ मोहम्मद खान पहले केरल के राज्यपाल हुआ करते थे, गवर्नर हुआ करते थे, लेकिन 2 जनवरी 2025 को ये बिहार के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। अगर ये बिहार के राज्यपाल नियुक्त हो गए आरिफ मोहम्मद खान, तो इस समय केरल के कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। राज्यपाल से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको कहीं साइड में लिख लीजिए। राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर केरल के राज्यपाल हैं, और बिहार के आरिफ मोहम्मद खान ये बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं। पश्चिम बंगाल के मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दिल्ली की विधानसभा विभाजित है 40 भागों में, 50 भागों में, 60 भागों में या 70 भागों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 70 भागों में। दिल्ली की विधानसभा में कुल सीटें 70 हैं। कितनी है? 70 हैं। एक मिनट। दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या 3 है और लोकसभा सीटों की संख्या 7 है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अच्छा, ये प्रश्नकाल के समय उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन थे? अरविंद केजरीवाल थे। वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है बताइए कमेंट बॉक्स में। दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में ये रेखा गुप्ता हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बाद भी एक आए थे आतिशी, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे, आतिशी मारलेना, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद रेखा गुप्ता जी प्रेजेंट टाइम में दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ये नहीं है, ये पहले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सुपर लीग संबंधित है हॉकी से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से या कबड्डी से? सही जवाब ऑप्शन बी फुटबॉल से। इंडियन सुपर लीग का संबंध फुटबॉल से है। 2020-21 में आयोजित इंडियन सुपर लीग का विजेता मुंबई टीम रहा, लेकिन ये 2020-21 की है। अगर वर्तमान में पूछा जाए, बात करें 2024 की, तो 2024 में जो इंडियन सुपर लीग है ISL है, इसके जो विजेता है वो मोहन बागान है। कौन है? मोहन बागान है। मोहन बागान सुपर जॉइंट है, जिसे फाइनल में बेंगलुरु FC को 2-1 से हराया था, ठीक है। किसने? तो दूसरा कौन है? तो मोहन बागान है, ठीक है। कौन है वर्तमान में? मोहन बागान है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारत ने निम्न में से किस देश के साथ लौह एवं इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए अभी हाल में संकल्प पत्र हस्ताक्षर किया? ये हाल मतलब उस समय का करंट का क्वेश्चन है कि किसके साथ लौह और इस्पात क्षेत्र में सहयोग के लिए संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर किया, यानी MOU साइन किया है। कनाडा, ब्राजील, जर्मनी या कोलंबिया? तो इसका सही जवाब उस समय के हिसाब से ऑप्शन ए हो जाएगा, कनाडा, ठीक है। प्रश्नकाल के समय इसका जो सही जवाब था वो कनाडा था।
अगर लेटेस्ट में पूछा जाए तो 2020 में जापान के साथ एक सहयोग पत्र पर इस्पात के मामले में जो है हस्ताक्षर हुआ था। भारत जापान इस्पात संवाद ये हुआ था 2020 में, और ये जो इसका दूसरा बैठक हुआ था वो 2023 टोक्यो जापान में हुआ था। ठीक है, लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका सही जवाब जो था वो कनाडा था। अगर वर्तमान में अब पूछा जाए तो इसका जापान हो जाएगा। जापान कि भारत ने जापान के साथ इस्पात के क्षेत्र में सहयोग के लिए OMU जो है वो साइन किया है, MOU साइन किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, चुनाव आयोग, उपयुक्त सभी। नीति आयोग जिसे प्लानिंग कमीशन के नाम से पहले जाना जाता था, बाद में इसका योजना आयोग जिसे प्लानिंग कमीशन कहा जाता है, चुनाव आयोग या सभी, या रिजर्व बैंक। तो इसका सही जवाब ऑप्शन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगर बात करें योजना आयोग की, तो योजना आयोग की जो पहली महिला अध्यक्षता थी उनका नाम था चंद्रभानु गुप्ता। चंद्रभानु गुप्ता जो थी ये पहली महिला अध्यक्ष थी योजना आयोग की। ठीक है, बाकी रिजर्व बैंक में किसी भी महिला ने अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया है। रिजर्व बैंक की स्थापना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में किया, लेकिन अब तक किसी महिला द्वारा इसकी अध्यक्षता नहीं की गई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष शक्तिकांत दास। क्वेश्चन के टाइम था जब बुक प्रिंट हुई थी, लेकिन वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं, RBI के जो अध्यक्ष हैं वो शक्तिकांत दास नहीं है। कौन है? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, देखिए मैं बिल्कुल अपडेट करके आपको बताती हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। संजय मल्होत्रा जो है ये वर्तमान में RBI के गवर्नर हैं। ठीक है, कौन है? RBI के गवर्नर। देखिए बिल्कुल अपडेटेड मैं आपको बता रही हूँ, वर्तमान में संजय मल्होत्रा है। इसके पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे। संजय मल्होत्रा किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। किस नंबर के हैं? 26वें नंबर के हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा प्रश्नों के नीचे दिए गए कूट से उनका उत्तर दीजिए। भाषा को समझना और भाषा निर्माण हमारे मानसिक जीवन में मौलिक पक्ष है। पहला है भाषा के बिना हम एक दूसरे से कट जाएंगे। दूसरा, भाषा हमें सामाजिक रचना निर्माण के योग बनाती है। तीसरा, सामाजिक बंधन भाषा पर निर्भर करता है। पूछा इसमें से कौन सा सही है? तो हमें तो तीनों ही सही लग रहा है, और आई होप सो आपको भी सही लग रहा होगा कि भाषा अगर नहीं होगी तो हम एक दूसरे को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। भाषा हमें सामाजिक संरचना निर्माण के योग बनाती है, बिल्कुल सही बात। सामाजिक बंधन भाषा पर निर्भर करती है। अगर एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझ में आएगी तो लोग एक दूसरे से बंधेंगे कैसे, एक दूसरे से जुड़ेंगे कैसे? तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे भी दिया है ऑप्शन डी। ठीक, भाषा को समझना और भाषा निर्माण हमारे मानसिक जीवन के मौलिक पक्ष हैं, और तीनों ही कूट जो है वो बिल्कुल सही दिए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन यह बताता है कि मानवीय भाषा एक परिष्कृत पुरस्कार तंत्र है जो मानव की चिल्लाहट और पुकार के तत्व भिन्न नहीं है? निरंतरता सिद्धांत, असत्यता सिद्धांत, वियोजक सिद्धांत, या परस्पर परिवर्ती सिद्धांत। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि निरंतरता सिद्धांत। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, निरंतरता सिद्धांत। मानवीय भाषा एक परिष्कृत पुकार तंत्र है जो जानवरों की चिल्लाहट और पुकार के तत्वतः भिन्न नहीं है। यह बात निरंतरता सिद्धांत के अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक असीमता होती है? रूपग्राम, ध्वनिग्राम, ग्राफिक, या फिर फोनेक्स। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्वनिग्राम। ध्वनिग्राम ध्वनियों के छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की एक अस्मिता होती है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, प्रवाह का संबंध नदी से उसी प्रकार स्थिर का संबंध किससे है? तो देखिए प्रवाह का संबंध यानी नदी जो होती है उसकी धारा लगातार बहती रहती है, तो उसी प्रकार स्थिर क्या रहता है? धारा से नहीं, नहर से। नहर का पानी क्या स्थिर रहता है? बिल्कुल नहीं। वर्षा से, वर्षा का पानी भी स्थिर नहीं रहता, लेकिन तालाब का पानी जो है वो ठहरा हुआ रहता है, स्थिर रहता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मोम का संबंध ग्रीस से वैसे ही दूध का संबंध किससे है? घी से, दही से, पानी से, या चाय से? तो मोम से ग्रीस प्राप्त होता है और दूध से जो है वो घी प्राप्त होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दोनों ही ऑयली जो होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन, एक श्रृंखला दी हुई है, इसके आगे क्या आएगा? यानी 10, 7, 10, 8, 11, 9, 12, इसके आगे क्या आएगा? देखिए ये कुछ श्रृंखला होती है ना, ये या तो मल्टीप्लाई में चलती हैं, प्लस माइनस में चलती हैं, इस तरह से ये श्रृंखलाएं जो हैं आगे पूर्ण होती हैं। अब आपको दिया है 7, 7 के बाद डायरेक्ट दे दिया है 10, 10 के बाद दे दिया 8, 8 के बाद दिया है 11, 11 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद अब पूछा है क्या आएगा? तो देखिए ये प्लस माइनस में चलती हैं श्रृंखलाएं। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे?
या तो एक डिजिट छोड़ के या तो एक डिजिट बाद। अगर 7 में से 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 7 प्लस 3 करेंगे 10 हो जाएगा, लेकिन 10 में 3 जोड़ेंगे तो 8 नहीं आएगा, यानी कि ये पैटर्न बिल्कुल नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ देखिए 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 10 आना चाहिए। लेकिन अभी हम इसको नहीं मार करेंगे क्योंकि हम आगे का पैटर्न भी हमारा चल रहा है कि नहीं ये भी हम देख लेंगे, ठीक। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 में 1 जोड़ेंगे 12, तो बिल्कुल सही जवाब है यहाँ हमारा आना चाहिए 10। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए पैटर्न आपको दिखाया गया है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द के बाद 4 विकल्प दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य का वाक्य अंश है। पुस्तक, उपन्यास, सीखना, पृष्ठ या चित्र। पुस्तक का वाक्यांश क्या है, यानी कि पुस्तक का अंश क्या है। तो पुस्तक का अंश क्या होता है, क्या उपन्यास एक पुस्तक का अंश है, यानी एक पुस्तक है उसका एक छोटा सा भाग। अंश क्या होता है, एक छोटा सा भाग, तो क्या उपन्यास है, बिल्कुल नहीं। सीखना है, बिल्कुल नहीं। पृष्ठ यानी कि पेज, तो यही हो जाएगा, एक पुस्तक है, एक बुक है आपके पास, उसका जो पेज होगा वो उसका एक अंश ही तो होगा, उसका एक छोटा सा भाग ही तो होगा। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि पुस्तक का आवश्यक अंग पृष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक ही वर्ग से संबंधित हैं जबकि शेष एक शब्द उस वर्ग से संबंधित नहीं है। किस शब्द का संबंध अन्य के साथ नहीं है। बांसुरी, गिटार, सेलो, वायलिन। कौन सा संबंध, कौन सा वो है जो इन सब से मैच नहीं खाता है। तो आपको बता दें कि बांसुरी, गिटार, सेलो और वायलिन, इनमें से गिटार, सेलो और वायलिन ये तीनों जो हैं ये तार युक्त वाद्य यंत्र हैं, जबकि बांसुरी जो है इसमें तार का प्रयोग नहीं होता है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा कि बांसुरी मुंह से बजाया जाता है। बाकी गिटार, वायलिन और सेलो आप लोगों ने देखा होगा इसमें तार का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक कथन है जिसके पश्चात 2 तर्क दिए हैं, आपको यह निर्णय करना है कि कौन सा तर्क एक प्रबल तर्क है। पहला है, क्या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए। पहला तर्क दिया है नहीं, इससे परिसर में राजनीतिक वातावरण उत्पन्न होता है। दूसरा, हाँ या अत्यंत आवश्यक है, छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता होते हैं। इसमें से कौन सा तर्क आपको बताना है सही है। एक सही है, मतलब केवल प्रथम सही है, केवल द्वितीय सही है, ना तो एक सही है ना 2 सही है, या दोनों सही है। तो आपको बता दें जो तर्क दिया है कि क्या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में छात्र संघ होना चाहिए, तो पहला जो दिया है नहीं, इससे परिसर में राजनीतिक वातावरण जो है उत्पन्न होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी बिल्कुल सही बात है। दूसरा दिया हाँ, क्योंकि यह अत्यंत आवश्यक है कि छात्र भविष्य के राजनीतिक नेता होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों तर्क अपने अपने जगह पे अगर रख के देखा जाए, दोनों तर्क अपनी अपनी सही बातें रख रही हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि दोनों ही तर्क जो है सही है। अगला क्वेश्चन, कथन के संबंध में दिए गए तर्कों की प्रबलता का विश्लेषण कीजिए तथा तदनुसार उत्तर दीजिए। यानी इसमें भी तर्क दिया है, कथन के संबंध में बताना है कौन सा तर्क सही है। कथन दिया है, क्या दया मृत्यु को कानूनी रूप से वैध किया जाना चाहिए। दया मृत्यु यानी मृत्यु दंड को जो माफ किया जाता है। पहला तर्क दिया है, हाँ, ऐसे रोगी जो मरणांतक रोगों को भोग रहे हैं और उन्हें ठीक होने की कोई भी संभावना नहीं है, उन्हें कष्टों से मुक्ति देनी चाहिए, यानी कि उन्हें मृत्यु दे देना चाहिए, जो मर रहे हों उन्हें मृत्यु दे देना चाहिए। अगला है नहीं, दया मृत्यु भी एक प्रकार की हत्या है और हत्या कभी भी कानूनन वैध नहीं की जा सकती। आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो देखिए, दया मृत्यु क्या होती है, जैसे कि आपको ज़रूरत है और आप जैसे डॉक्टर किसी को बहुत ज़्यादा दर्द में, उसके बचने की कोई चांस नहीं है, बहुत ज़्यादा बीमार है, उसको इंजेक्शन देके जहर का पॉइजन, मतलब पॉइजन का इंजेक्शन देके उसे मार दे, क्या यह बात सही है। तो बिल्कुल सही बात है, ऐसा कर देना चाहिए। लेकिन एक प्रकार से दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो दया मृत्यु जो है ये हत्या है, और हत्या जो है एक प्रकार से कानूनी तौर पर वैध होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सही है, ठीक। दोनों तर्क 1 तथा 2 प्रबल हैं। भारत में दया मृत्यु के बारे में 2 धारणाएं हैं, एक्टिव यूथनेसिया और पैसिव यूथनेसिया। भारत में पैसिव यूथनेसिया को ज़्यादा मान्यता दी गई है। अगला क्वेश्चन, कथन के विषय में तर्कों को प्रबलता का विश्लेषण कीजिए और कूट के संबंध में उत्तर दीजिए। यानी इसमें भी कथन दिया और उसके तर्क दिए हैं। पहला दिया, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि का यांत्रिकीकरण कर देना चाहिए। हाँ, इससे पैदावार में वृद्धि होगी। नहीं, इससे ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि होगी। अब कौन सा सही है। तो देखिए, आपको देखने से ही लग रहा होगा कि कृषि का यांत्रिकीकरण कर देने से कृषि की पैदावार में वृद्धि होगी, सही बात है। लेकिन इससे यह बात भी स्पष्ट है कि रोजगार के अवसर कम हो जाएंगे, यानी कि दोनों ही सही है। तो कहाँ पे दिया है दोनों, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही प्रबल हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन, फिर वही तर्क
और कथन, कथन है क्या अनपढ़ लोगों को वोट देने से रोका जाना चाहिए? हाँ, वे आसानी से भगा दिए जाते हैं। नहीं, उनका संवैधानिक अधिकार है। इसमें से कौन सा सही होगा? तो देखिए, अनपढ़ लोग जरूरी नहीं है कि आप उनको आसानी से बहका दें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आप देख के कहते होंगे ये पढ़ा नहीं है लेकिन कढ़ा बहुत है, कि अच्छे अच्छे को भी बेवकूफ़ बना दे। तो जरूरी नहीं है कि जो अनपढ़ है उन्हें आसानी से बेवकूफ़ ही बना दिया जाए। तो ये तर्क तो बिल्कुल गलत है। दूसरा है नहीं, उनका यह संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, उन्हें रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हर किसी का वोट देना हर किसी का संवैधानिक अधिकार होता है। तो ऑप्शन 2 इसमें केवल सही है। तो 2 कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर वही तर्क और कथन। कथन है क्या धर्म को हमारे विद्यालयों में पढ़ाना चाहिए? तर्क दिया नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। दूसरा दिया हाँ, धर्म की शिक्षा लड़कों में नैतिक मूल्यों के विषय में सहायक है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो इसमें जो कथन है नहीं, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, ये गलत है। पहला दिया है हाँ, धर्म की शिक्षा लड़कों में नैतिक मूल्यों के विषय में बढ़ावा देता है, ये बिल्कुल सही बात है। यानी कि धर्म की शिक्षा जो है वो देनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कि केवल प्रबल है 2 वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता नकारात्मक ना होकर सकारात्मक है, क्योंकि यह धर्म के आचरण पर प्रतिबंध नहीं लगाता, बल्कि यह सभी धर्मों के प्रति आदर की बात करता है। अतः जो प्रथम है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अभी देखिए ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रृंखला की अन्य संख्याओं से भिन्न है? यानी कि एक श्रृंखला दी हुई है, पूछा है कौन सा अन्य से भिन्न है। श्रृंखला क्या दिया है? 14, 24, 37, 45, 50, 66 और 75। पूछा है कौन सा भिन्न है। तो देख लीजिए कैसे आप इसमें निकालेंगे। 14, 24 ये दोनों सम है, ये भी सम है, लेकिन ये भी सम है, तो ये भिन्न हो नहीं सकता, ये भी सम है। फिर उसके बाद भाज्य अभाज्य देख लीजिए, ये भाज्य है, ये भी भाज्य है, ये अभाज्य है। एक मिनट, भाज्य भाज्य, ये अभाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, यानी कि 37 जो है वो अभाज्य है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि 37 क्या है? एक अभाज्य संख्या है, बाकी ये सारी जो है वो भाज्य है। अगला भाज्य अभाज्य क्या होता है पता है कि नहीं? भाज्य वो संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी संख्या से कट जाएं, और अभाज्य वही संख्याएं होती है जो केवल स्वयं से कटें तथा एक के अलावा किसी से ना कटें। ऐसी संख्याएं 37 होता है। 37 को आप किसी के टेबल में भी नहीं पाएंगे, ना हो तो एक बार आजमा के देख लीजिए। 37 अपने आप में एक अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन, यदि आइडिया का कूटबंध LGHD हो तो ड्रीम का कूटबंध क्या होगा? यानी कि अगर आइडिया को लिखने के लिए आप LGDH लिख रहे हैं तो ड्रीम को क्या लिखेंगे? यहाँ पे देखिए कूटबंध करके आपको दिखाया गया है। यानी +3 लिखा है। ABCD में अगर I में +3 करेंगे तो L हो जाएगा, D में +3 करेंगे G, E में +3 H और A में +3 D। इसी तरह से ड्रीम में भी आपको D में +3, R में +3, E में +3 ऐसे करके निकालेंगे तो GUHDP ये इसका सही जवाब निकल के आएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, बहुत अच्छे से बस आपको एक पैटर्न बना लेना, दोनों को आसपास लिख लेना है। यहाँ पे आसपास ऐसे लिख लेंगे, तो पहला लिख लेंगे, दूसरा लिख लेंगे। फिर यहाँ पे देख लीजिए कि आई से क्या जोड़े क्या घटाएं कि एल आ गया। आई में कुछ जोड़ा गया, कुछ घटाया गया या कुछ गुणा किया गया कि ये आ गया। कभी कभी इसमें अपोजिट अंक भी दिए जाते हैं, जैसे ए का जेड लिख दिया जाता है, बी का वाई लिख दिया जाता है, ऐसे अपोजिट अंक भी दे दिया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्माण कार्यक्रम का चिन्ह है बाघ, शेर, हाथी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी शेर। शेर को आप सभी को पता है कि भारत के निर्माण कार्यक्रम मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम था 2014 में चलाया गया था, इसका जो चिन्ह था वो शेर था। बाकी बाघ की बात करें तो यह नेशनल एनिमल है, हाथी नेशनल हेरिटेज एनिमल है, लेकिन जो निर्माण कार्यक्रम का चिन्ह था वो शेर था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये चला कब था? 2014 में। अगला क्वेश्चन, रक्षा क्षेत्र में विदेशी सीधे निवेश की सीमा बढ़ा दी गई है 26 से 49%। तो ऑप्शन ए ही प्रश्नकाल के समय सही जवाब था कि प्रश्नकाल के दौरान रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा जो है वो 26 से 49 तक कर दी गई। दिसंबर 2020 में जारी आंकड़ों के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाकर 49 से 74 कर दिया। अगर वर्तमान में पूछ लिया जाए कि 2025 में क्या हाल है, अगर वर्तमान में बात करें 2025 में, तो भारत में जो है वर्तमान में जो है ये 74% ही है, जो
49 से बढ़ा के 74 कर दी गई थी और वर्तमान में 2025 में भी यही है। ठीक है, अगर बात करें स्वचालित मार्ग की, तो इसका मतलब है कि सरकार की मंजूरी की आवश्यकता के बिना 74% FDI की अनुमति है। ठीक है, ऑप्शन उस समय के हिसाब से ऑप्शन ए सही था, लेकिन वर्तमान में बात करें तो यह इतना है। ऑप्शन सी इसका वर्तमान में सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जन धन योजना संबंधित है गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारक से, औद्योगिक श्रमिकों से, सभी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी, यानी कि सभी से। सभी से मतलब गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारकों से, औद्योगिक श्रमिकों से। प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है, जो वाहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं, नामतः बैंकिंग, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करती है। इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे कार्डधारक तथा औद्योगिक श्रमिक आदि शामिल है। ये शुरू कब हुआ था? तो ये 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुआ था। इसी को प्रधानमंत्री जन धन योजना या फिर PMJDY के नाम से जाना जाता है। यह एक वित्तीय समावेशन मिशन है, सभी के लिए सस्ती वित्तीय सेवाएं जैसे कि बचत खाते, धन प्रेषण, क्रेडिट कार्ड, पेंशन, इन सभी को सभी तक पहुंचाना इसका जो है उद्देश्य था। इस योजना के तहत कोई भी व्यक्ति बैंक शाखा या बैंक मित्र आउटलेट पर शून्य शेष राशि वाला बैंक खाता खोल सकता था। इस योजना का लक्ष्य बैंकिंग सुविधाओं से वंचित हर परिवार को बैंक से जोड़ना था। इसके तहत 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा और रुपे डेबिट कार्ड जैसे लाभ सुविधाएं भी दी गई थी। इसकी कौन कौन सी योजनाएं थी? तो इसमें शून्य शेष राशि वाले खाते, रुपे डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट सुविधा और जैसे DVT जिसे आप योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कहते हैं, PM ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, ये सारी जो है इसी के साथ जो है संबंधित हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सभी हाल में भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स संबंधित है। भारत सरकार द्वारा घोषित ABC इंडेक्स, द अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, ये किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वास्थ्य से। बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। यह मुख्य रूप से बच्चों के कल्याण के 4 मूलभूत पहलू, जिसमें उत्तरजीविता, प्रतिरक्षण, पोषण और स्कूली शिक्षा शामिल है। यानी कि ABC इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो द अचीवमेंट ऑफ द बेबीज एंड चिल्ड्रन, ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। इसमें बच्चों के 4 जो है मूलभूत आवश्यकताएं रखी गई हैं, जिसमें उत्तरजीविता, प्रतिरक्षण, पोषण और स्कूली शिक्षा। ठीक, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जिले अभी हाल में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ाए गए। निम्नलिखित में से कौन से जिले अभी हाल में राष्ट्रीय राजधानी, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी कौन सी है? भारत की राजधानी कौन सी है? दिल्ली। तो कौन सा जिला जो है वो दिल्ली में बढ़ाया गया? करनाल और जिंद, आगरा और सहारनपुर, अलीगढ़ और एटा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, करनाल और जिंद। ये जो है राजधानी क्षेत्र में बढ़ाए गए हैं। करनाल और जिंद ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश का था, और हरियाणा का था करनाल और जिंद। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर को भी दिल्ली में शामिल किया गया है। ठीक, NCR रीजन जिसे आप कहते हैं, इसमें शामिल किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सबसे लास्ट में जो शामिल किया गया था वो उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर शामिल किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर, ठीक, ये NCR वाले क्षेत्र में शामिल किया गया था। और करनाल और जिंद ये हरियाणा के क्षेत्र हैं। तो हरियाणा भी दिल्ली से सीमा साझा करता है और इधर से उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है। तो दिल्ली जो है एक बहुत ज़्यादा घनिष्ठ राज्य हो जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ से जो है थोड़े थोड़े जिले जो है बढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी अगर मुजफ्फरनगर होता तो ये भी बिल्कुल सही जवाब था। आज की वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आश्रम पद्धति प्रवक्ता भर्ती 2021 में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। इसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। थैंक यू।